अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अहमद सोएब। आज की जो मेरी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं जनाब उस्मान मोइन वटू साहब, आइए जानते हैं इनसे गपशप करते हैं और इनकी ज़िंदगी के मुतालिक जानते हैं और इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपने कुछ शुरू में भी देखी होंगी और मज़ीद इनसे इनके मुँह ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम क्या रहमतुल्लाहि हाल है सर जी, वबरकातुहू। जी कैसे हैं शुक्र आप? अल्लाह का, अहमद भाई खैरियत है। बताएँ आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से आपने हासिल की थी? अहमद भाई मैं प्राइमरी मेरी सादकिया बासिया में जो प्राइमरी स्कूल है सही। उधर से मैंने प्राइमरी की और उसके बाद जो मैट्रिक है मेरी वो भी सादकिया बासिया से मैंने प्राइवेट में उसका इम्तिहान दिया और फर्स्ट ईयर में उसको पास किया। अंदर से इसकी तैयारी के लिए मैट्रिक की कुछ अर्सा में हाई स्कूल जो हमारा मिचनाबाद है उधर भी मैं पढ़ता रहा और अब मेरा जो है जो दीनी तालीम है वो मैंने ऊला तक सादकिया बासिया में पढ़ी और उसके बाद सादिसा तक जो है वो मैंने मोहम्मदपुर मदरसा रबिया कादरिया जो है हमारा उसमें हासिल की और उसके बाद सादिसा से फिर दौरा हदीस तक जो है वो मैंने जामिया शरीफिया से अपनी तालीम मुकम्मल की और अब जो है इस टाइम मेरे एमफिल मेरा चल रहा है वो लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी से चल रहा है। अभी किसमें कर रहे हैं? इस्लामियात में जी 3 सेमेस्टर, अभी तीसरा सेमेस्टर मेरा चल रहा है और साथ ही इस पे भी काम चल रहा है। ये वैसे थोड़ा सा ना मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कि इतने माशाल्लाह आपने अपने ना बिज़नेस स्टार्ट किए हुए हैं और साथ आप एमफिल भी कर रहे हैं, तो ये किस तरह आप टाइम अपना एडजस्ट करते हैं? अहमद भाई बस मेरे ख्याल में वालिदैन की दुआओं का और बुज़ुर्गों की दुआओं का ही नतीजा है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो सारे मामलात अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। कोई मेरे ख्याल में इतनी मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कोई इतनी ख़ास परेशानी नहीं आती। टीम अल्लाह पाक ने अच्छी दी है, वो टीम अपने मामलात को खुद ही संभालती है। सीड वाली टीम सीड को संभाल रही है और इसकी जो है स्टॉक वाली टीम है वो उसको संभाल रही है, बिज़नेस वाली बिज़नेस को संभाल रही है, फार्मिंग वाली जो है ये फार्मिंग को संभाल रही है, फ़िश फार्मिंग का जो सेटअप है उसके जो बंदे हैं वो फ़िश फार्मिंग को संभाल रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है टीम अच्छी है, सिर्फ सुपरविजन का काम मेरे ज़िम्मे होता है और वो मैं उसको कर रहा हूँ। छोटा सा मेरा तल्ख सवाल है कि अगर बात की जाए ना आपके असासों की, बेसिकली हम तो कोई वो नहीं है कि हम जान सके ना, हमें वो इंटरेस्ट है। ये पूछने का मकसद ये है कि लोग अक्सर ये भी कह देते हैं कि जी उस्मान साहब तो मदरसे की कमाई खाते हैं, मदरसा साथ के बाद से जो मिंशनाबाद का जो मेन है, तो या आप इस तासुर को किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में यानी कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने अपने ख़जानों से बढ़ा दिया है और जब यानी कि मेरे जो दादा थे परदादा थे उन्होंने मदरसों को ज़मीन डोनेट की, फिर उसके बाद मेरे दादा जो थे उन्होंने ज़मीन मदरसे को दी। हालांकि ज़मींदार के लिए ज़मीन देना एक बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ज़मींदारी बैकग्राउंड से हैं वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि एक एकड़ भी बेचना कितना मुश्किल होता है और 1 एकड़ लेना भी कितना मुश्किल होता है। और बल्कि इवन के बाप भी अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में ज़मीन बहुत मुश्किल हैंड ओवर करता है। हालांकि जो कारोबारी लोग होते हैं वो बेटा जब भी एक जवान होता है तो उसको अलहदा कारोबार करवा के देते हैं, लेकिन ज़मींदार जो होता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होता है अपनी औलाद को उसी ज़मीन में से हिस्सा देना। और उसके बावजूद मेरे परदादा मौलाना गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी ज़मीन में से हिस्सा दिया, फिर मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हिस्सा दिया, फिर मेरे दादाजी मोहम्मद असगर साहब उन्होंने दिया, फिर जो मेरी दादी अम्मा फौत हुई फिर उन्होंने दिया, फिर मेरे जब अब्बू को विरासत मिली तो फिर अब्बू ने भी अपनी ज़मीन में से हिस्सा दिया। और उसके बाद जो मेरे वालिद हैं, आपको बेहतर पता होगा कि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और आजकल गवर्नमेंट जॉब की प्रोफेसर की जॉब थी उनकी, तो अब के आप हिसाब से देख लें तो उसके लिए लाखों रुपए लोग जो है वो सिर्फ लगने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए उसकी रिश्वत देते हैं। और उस सारी चीज़ को अब्बू ने छोड़ के तो कि जो मेरा दीन का काम है इसे हमें करना चाहिए, तो जो जिसके लिए हमने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया तो कैसे मुमकिन है कि हम उसमें से कुछ करें। हाँ जी, और मेरा भी यानी कि आप सिस्टम देख रहे हैं जितनी भी मेरी यानी कि ज़कात बनती है, मामलात बनते हैं, वो सारे मेरे मदरसे के लिए वक़्फ़ है। और कोई अल्लाह का शुक्र है कि यानी कि हम मदरसे पे लगाने वाले हैं और दुआ भी यही कि अल्लाह पाक हमेशा मदरसे पे लगाने वालों में से। इस वक्त आप माशाल्लाह आपके मैंने मदरसों का भी कुछ विज़िट किया है, इस वक्त कितने आपके हैंड ओवर या मदरसा जामिया सादकिया बासिया इसके हट के ना ओवरऑल अगर बात करें वो कितने मतलब मदारस आप ऑपरेट कर रहे हैं? अहमद भाई ऐसे कि मदरसे का जो सिस्टम है वो 2 तरह का है। एक तो हमारे जो अब्बू जो संभाल रहे हैं
वो हमारे 4 जो हमारे मेन मरकज़ हैं और फिर उनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं। इनमें से सादकिया बासिया है मिंचनाबाद में, मदरसा रबिया कादरिया मोहम्मदपुर संसारा में है, और फैज़ुल इस्लाम जो है वो इधर मंडी मदरसा में है। इसके बाद गजियानी है, फोटाबाज में है, हरुणाबाद में है, मिंचनाबाद में शहर के अंदर मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं। तो ये एक हमारा जो मरकज़ है ये हैं, और इसकी जो शाखाओं की तादाद है वो तकरीबन 50 से प्लस में है जी। और इसके अलावा एक और कराची का सिस्टम है ट्रस्ट जमीयत तालीमुल कुरान के नाम से। उस सिस्टम में ये होता है कि जो जगह होती है वो मकामी आबादी देती है, उस्ताद के क्लासरूम जिसे हम कह लें, और जो उस्ताद की तनख्वाह है वो ट्रस्ट जमीयत तालीमुल कुरान जो इदारा है वो उसको देता है। तो उसमें उसका मुझसे पहले ये शाख बहावलपुर के अंडर थी, शाख बहावल नगर। तो अभी पिछले 4-5 साल से उन्होंने मुझे इसका ज़िम्मेदार बनाया है, और इसमें भी अब तकरीबन मेरे पास जो है वो 33 क्लासें हैं जिनकी देखभाल मेरे ज़िम्मे है। उनका हर महीने उस्ताद रखा हुआ, हर महीने उनका इम्तिहान होता है, हर महीने उसकी परसेंटेज निकलती है कि कितने कौन सी क्लास में कितने बच्चे मयारी हैं, कितने औसत हैं, कितने कमज़ोर हैं। और पूरी जो हमारी शाख बहावल नगर है जिसमें 33 मदरसे हैं, उनका हर महीने का हमारा उसका सर्वे होता है कि कितना इसमें क्लास का क्या इसका रिज़ल्ट आया है। मतलब आप मुकम्मल इसके ऊपर निगहदाश्त कर रहे हैं? जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और उसका यानी कि उसका फ़ायदा है कि इस दफ़ा पूरे ज़िले बहावल नगर में सबसे ज़्यादा हिफ़्ज़ में और दर्जा कुतब में जो बच्चे विफाक का इम्तिहान देने वाले थे, वो अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि वो हमारे मदरसा सादकिया बासिया के थे। मतलब ये एक अच्छी अचीवमेंट्स में जी, और इसके अलावा इस दफ़ा मदरसा अरबिया कादरिया के तालिब इल्म की पाकिस्तान में तीसरी पोजीशन आई। इससे पिछली दफ़ा हमारा जो फैज़ुल इस्लाम वाला मदरसा है उसकी भी पोजीशन आई, और इससे लास्ट जो है ईयर में वो मैट्रिक का जो हमारा एक सिस्टम है मदरसे के अंदर, उसमें भी सूबाई सतह पे उसकी पोजीशन आई। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो साफ ज़रा मैनेजमेंट है तो रिज़ल्ट है जी, मैनेजमेंट ना हो तो फिर रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। सेटअप सिर्फ लगाया हुआ है कॉटन सीड की जीनिंग का, क्योंकि आम जो कॉटन फैक्ट्री होती है उसमें फिर मिक्सिंग का ख़तरा होता है, क्योंकि हर बंदे के उधर कॉटन आ रही होती है। तो ये सिर्फ मेरा और ये मास्टर सीड वालों का, हम दोनों का सिर्फ ये है सेटअप लगा हुआ। सही, वो एक हफ़्ता वो चला लेते हैं, एक हफ़्ता हम चला लेते हैं, और इसमें किसी किस्म की ताकि जो है ना मिक्सिंग वो ना हो, प्योरिटी जो है वो हम खालिस बीज दे सकें। तो ये इसलिए स्पेशल सिर्फ सीड के लिए लगाया हुआ है। अच्छा, ये स्टोर्स वगैरह सारे ये सारे ये इधर से लेके टोटली पीछे। सही, ये जो है ये सीड की डिलिंटिंग का सिस्टम है। सही, ये सीड इधर इसको तेजाब ला के इसको इसके ऊपर से जो बुर है वो उतारते हैं। ये आगे पानी का सिस्टम है, ये इसकी टैंकिंग का प्रॉपर सिस्टम है। ये आगे फिर इसके नीचे इसकी सफाई का और ग्रेडिंग का सिस्टम है। सही, आए आपको वो भी दिखाता है। अच्छा, सितंबर से मतलब ये आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हम इसको जिनिंग करके हम अपने बैरकों में रख लेंगे। फिर फरवरी से हमारा जो है वो इसकी तैयारी का मरहला सीड की वो प्रॉपर शुरू हो जाएगा। सही, फरवरी, मार्च, अप्रैल से हमारी सप्लाइयाँ भी शुरू हो जाती है। सही, अप्रैल, मई, जून तक अब तक हमारी सप्लाई चल रही है। ठीक, जो सीड आता है इसमें, सही, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका। अगर आप चढ़ के इसको इसमें आके सीड साफ होके धुल के फिर आगे ये सीड जो है ये इस पे आगे डिल्यूट हो खुश्क होने के लिए चला जाता है। सही, सीड जब इधर खुश्क हो जाता है, सही, तो खुश्क होने के बाद फिर हम इसको ग्रेडिंग में ले आते हैं। एक ये ग्रेडर है, एक मैं आपको इधर ग्रेडर है वो दिखाता हूँ।
दो जगह पे जो है ये सीड की ग्रेडिंग होती है, इसमें से जो कमज़ोर है वो निकल जाता है, हल्का बीज निकल जाता है, बी ग्रेड निकल जाता है, कचरा निकल जाता है। जब उसकी मुकम्मल सफाई होके तो फिर उसकी जो है वो पैकिंग का मरला फिर उसके बाद शुरू हो जाता है। सही। ग्रेडर में आपको दूसरा क्या रखते हैं, गंदम के लिए हम ग्रेडर यूज़ करते हैं। सही, माशाल्लाह। ये बाकी आगे बैठ के हम बात देख ही रहे थे। हाँ जी, सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ उस्मान मोइन साहब हैं। तो आज इनकी एक और शाख है, ये चक मदरसे वाली साइड पे मदरसा भी है। इनके मुतल्लिक इनसे जानते हैं मज़ीद गपशप आपको दिखाएंगे ऑन रोड। जी उस्मान भाई, क्या हाल है जी, कैसे हैं? जी खैरियत है। अच्छा, इस शाख के मुतल्लिक आप बताएं ज़रा। ये मेरा जो इधर मरकज़ है जी, फैज़ुल इस्लाम मंडी सही। मदरसा में, सही, ये उसी की शाख है जी। ये अब्बू के दोस्त से, बल्कि दादा अब्बू के मुरीद थे मलक अनायत साहब, सही, तो उनके बेटे हैं मलक हफीज़ साहब, वो इसको चला रहे हैं, इसका खर्चा वगैरह सारा सही, उन्हीं के जिम्मे। और मदरसे के ज़ेर तमाम है फैज़ुल इस्लाम की। सही। इकरा की भी क्लासेस 7 प्राइमरी कराई जाती है और 7 बच्चों को हिफ्ज़ करवाया जाता है। सही। 2 इधर कारी साहब हैं और तकरीबन 100 से प्लस में इर्तदाद है। माशाल्लाह। अभी नमाज हम पढ़ लेते हैं। अच्छा हज़रत, आपसे एक सवाल था कि आपके टोटल कितनी शाख हैं पूरी हमारे अगर बात करें ना इलाके की? तकरीबन 50 से प्लस में ही हैं जी। सही। हाँ जी, तो सब पे प्रॉपर काम हो रहा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह। अभी जो हमारे मदरसे के नाज़िम है वो खुद बच्चों में खाना तकसीम कर रहे हैं, सामने बैठे हैं करीम मोहम्मद तैयब साहब। अभी क्योंकि मदरसा आज से ही लगा है तो इसलिए अभी कुछ तादाद कम है, क्योंकि आज इसका स्टार्ट है। वैसे इधर भी 3 दर्जे जो हैं वो हिफ्ज़ के हैं, 7 दर्जा कुतुब भी है। और 2 साल पहले इधर के तालिब इल्म ने पूरे पाकिस्तान में उसकी दूसरी पोजीशन आई थी माशाल्लाह। जिधर मरकज़ में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैल। दूसरे साल का बाग है, इससे पीछे जो है वो मैंने सबसे पहले लगाया था, वो 1 साल का 3 साल का बाग है। सही। ये जो सामने है ये 2 साल का बाग है। सही। और ये भी पहले साल का बाग है। सही। तो ये बाग के अंदर इससे पहले इसमें गंदम बीजी हुई थी, अब हमने नरमे की काश्त की हुई है। सही। इससे पहले इसमें टनल था मेरा। माशाल्लाह। और अभी ये जो गट्टे जो आप देख रहे हैं ये सामने भरे पड़े हैं, हाँ जी। इसमें हमने अमरूद का बाग भी लगा हुआ है जी। सही। और दिसंबर में हमने इसके अंदर प्याज लगाया था। सही। अब ये प्याज लेबर लगी हुई है जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही। अभी ये लेबर लगी हुई है, ये प्याज कलेक्ट कर बर्दाश्त कर रही है। सही। और प्याज के साथ ही हमने इसमें नरमा भी लगा दिया था, कॉटन जो है। सही। ये आप देख रहे हैं कि अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि प्याज की भी सही जो है वो उस निकाल रहे हैं और साथ कॉटन जो है वो भी पीछे हमारी तैयार है। सही। अभी इस सीज़न में ओवरऑल जितनी भी जगह पे कॉटन लगी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4-5 इंच की होगी। ये बल्कि आप लेफ़्ट साइड पे देख लें, ये अभी वक्त की जो बिजाई है, सही। ये वाली कॉटन देखें, ये साइज़ है। सही। और इसमें जो हमने इंटरक्रॉपिंग का जो हमने तजर्बा किया था वो आपके सामने के हमारा कॉटन भी बहुत अच्छी खड़ी और प्याज भी हमारे जो है वो भी हो रहे हैं। सही। आए आपको करीब चल के प्याज का साइज़ भी चेक करवाते जी हैं। जी ज़रूर। जिस तरह एक तासुब दिया जाता है हज़रत के, एक जो मौलवी है या मुफ्ती है या मौलाना है वो सिर्फ एक मदरसे की हद तक रह जाते हैं, तो ये ट्रेंड आपने कैसे चेंज किया, इसकी क्या पीछे हक़ाइक़ है? अहमद भाई, ट्रेंड चेंज करने में तो अभी तक पूरी तरीके से कामयाब नहीं मैं हो सका,
लेकिन अपनी ज़ात से मैंने इसको शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है। मदरसे का भी साथ चल रहा है, अपना ये वाला जो कारोबार है एग्रीकल्चर है इसको भी साथ लेके शुरू किया हुआ है। सही। और इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब अंग्रेज़ बरसगीर से जाने लगा तो उस वक़्त मौलवी को जो उन्होंने कमियान की फ़हरिस्त बनाई तो उसमें उसने मौलवी का नाम भी लिख दिया और मौलवी को जो है उसने वो चक के नंबरदार के ताबे कर दिया। और इसीलिए कि ताकि जो दीन है इस दिन का एक मुस्बत पहलू जो है वो अवाम के सामने ना आ सके और जो लोग माशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो अपने बच्चों को मौलवी की तरफ ना ले जाएं। और उस सिलसिले से अभी तक भी पाकिस्तान में हम बाहर नहीं निकल सके। अभी भी मौलवी को हम उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से हमें अपने इमाम को देखना चाहिए। उस्ताद तो उस्ताद होता है और उस्ताद तो उस्ताद होते हैं। तो इसलिए यानी कि जब हम माशरे में अपना बेहतर किरदार अदा कर रहे होंगे और इसमें ज़राअत में अपने जब हम इंडिपेंडेंस होंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है उसका बिल्कुल उसका फ़र्क होगा। आपकी माशाल्लाह हमने फैक्ट्री भी सीट की विज़िट की, फिर आपकी माशाल्लाह लैंड भी देख रहे हैं। तो इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये बेसिकली किस चीज़ की फसल है, ये इसके मतलब बताएं थोड़ा सा हमारे देखने वालों को। ये अभी तो मेरे पास ये आप देख रहे हैं जी को उधर 25-30 एकड़ मेरे पास अमरूद लगा हुआ है, ये सामने भी लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो आपकी बैक साइड पे भी है ये मेरा इसका वो जो पिछली साइड पे सूरज। हाँ जी, ये अमरूद का सारा बाग है जी। सही। इसके आगे ये जिधर तंबू लगे हुए तंबू के साथ आगे अंगूर का बाग है जी। सही। और इसके इस तरफ जी, इस तरफ उमैर, अच्छा जो हमारे बिल्कुल सामने है ये जो अमरूद का बाग, इसके परली तरफ जो है वो अनार का बाग है दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे। और अभी हमने कुछ पौधे जो हैं वो ट्रायल के इसमें आड़ू के लगाए थे और अंजीर के लगाए थे। ये एक पौधा खड़ा, ये आड़ू के, इस तरीके से मुख्तलिफ जगह पे मैंने आड़ू के पौधे लगवाए कि ताकि ज़मीन के हिसाब से उनका पता चल सके। और उसके अंदर अमूमन जो होता है वो बाग लगा के खाली जगह छोड़ दी जाती है और उसकी इनकम नहीं होती। 3 साल बाद पता लगता है कि बाग की इनकम शुरू हुई है। तो हमने अपने हिसाब से कोशिश की है कि इसको खाली ना छोड़ा जाए। तो अमरूद का बाग लगा हुआ है, अमरूद के बाग के अंदर ही हमने प्याज लगाए थे। अभी आप देख रहे हैं प्याज का माशाल्लाह अच्छा साइज़ बना हुआ है। सही। ये मल्चिंग पे ये है, फुलकारा वैरायटी है। सही। ये हमने माशाल्लाह लगाई है। सही। तो ये मल्चिंग करके ये जो शॉपर आप देख रहे हैं ये इसी मल्चिंग का है। अच्छा, ये शॉपिंग जो मतलब कोटिंग करते हैं वो सारी मल्चिंग होती है? हाँ, ये मल्चिंग हुई हुई थी ताकि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो कम हो और कम हो, इसमें जो बदतर जो है ज़मीन में नमी जो है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर रह सके। साथ ये कुछ ना कपास भी नज़र आ रही है, ये आपने क्या साइज़ लड़ाई है, मतलब ये कपास अहमद भाई ऐसे कि साफज़र इंसान तजर्बों से ही सीखता है। सही बात है। तो अभी जो कपास का, क्योंकि मेरी साफज़र सीड कंपनी है तो अभी कपास लगाने का मौसम है। इस टाइम कपास की बिजाइयाँ अभी तक हो रही हैं, लोगों की मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन ये मैंने दिसंबर में प्याज लगाया था। सही। और मार्च में जो है वो मैंने इसमें जिस तरह ये हमारा कैमरा मैन भी दिखा रहा है कि अभी मौसम फुल प्रॉपर नहीं आया लेकिन इसके माशाल्लाह फूल आने शुरू हो गए हैं। हाँ जी, आप आज देख रहे हैं जी, आज 23 मई है आज। सही। और अभी तक लोगों की जो है वो कॉटन काश्त हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फसल फ्रूटिंग पे है माशाल्लाह। हाँ जी। तो अगर हम बात करें चक मदरसे की और मिंचनाबाद की ना ज़मीन की कंपैरिजनली बात करें तो मिंचनाबाद की ज़मीन जो इर्दो गिर्दो नवा में है उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो वहाँ पे इस तरह के हमें मज़ीद अच्छी मतलब फसलें मिल सकें। मेरे ख्याल में जिस जगह हम खड़े हैं मिंचनाबाद वाला रकबा जो है वो कदर इससे बेहतर है, क्योंकि इधर पानी के हमें मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। पानी का इधर नीचे का पानी कड़वा है तो नहर जो हमारी छोटी है, नहर में पानी कम आता है और उस वजह से हमें मसाइल बनते हैं। अगर नीचे का पानी मीठा होता तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी इसमें बेहतरी आपको आती देखने में। तो ये सिर्फ बंदे की मेहनत है कि बंदा मेहनती कितना है। सही बात। अगर मेरे से पहले जो ठेकेदार था वो हर टाइम उसका यही कहना होता था कि मुझे कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा। आज वो जब मेरी फसल को और मामलात को देखता है तो अब वो कहते हैं कि जी बहुत कुछ बच रहा है। तो ये साफ ज़रा मेहनत, मतलब ये आप पे डिपेंडेड है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, ये हर बंदे पे ही है जी, जो भी जिस फील्ड में है मेहनत है तो मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है। सही बात है। शर्त ये कि मेहनत होनी चाहिए। चलिए ठीक, थैंक यू जी। तो जैसा कि भाईजान ने दिखा दिया सफ़ेद प्याज बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो अच्छा, जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये बहुत नायाब होते हैं और बहुत कम मिलते हैं,
तो उसका मार्केट में नॉर्मली किलो का रेट क्या होगा? कम से कम बहुत महंगे होते हैं, ये ताकतवर होता है। अच्छा, दूसरे प्याज से ये तकरीबन मतलब ये ऑर्गेनिक होते हैं सारे? ऑर्गेनिक होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। सही, चले ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अभी अमरूदों के बाग हैं और ये छोटे हैं लेकिन ये माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 साल के अंदर ये आपको मिल जाएंगे बड़े। अच्छा व्हाट्स साहब, माशाल्लाह आपकी ज़मीनों के और जो फल वगैरह हैं उनका तो हमने विज़िट किया है और मज़ीद आगे भी कर रहे हैं। तो ये जो एक चीज़ है, ये इसका क्या मकसद है? मतलब ज़मीनों के बिल्कुल सेंटर में आपने इतना ज़्यादा ये खुदवा दी है। ये अभी इसकी खुदाई मुकम्मल करवाई है जी। तो अच्छा, इसके एक तो एज अ स्विमिंग पूल भी हमें काम दे जाएगा जी। सही। और दूसरा जो इसका वैसे मेन मकसद था वो ये कि क्योंकि हमारे इधर नीचे का पानी कड़वा है, तो इसमें पानी हमारा स्टॉक कर लिया करेंगे। सर्दी में जैसे स्टॉक हो जाता है कोई। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये लगे हुए हैं, प्याज लगे हुए हैं। तो उस्मान भाई, ये माशाल्लाह जैसे नज़र आ रहा है, इसको आप स्टोर करते हैं, तो इसके पीछे मतलब क्या है? ये अभी तो सिर्फ इसको असल कपास को पानी लगाया था, सही। साथ इनमें थोड़ी सी नमी आ गई। सही। तो मेरा ज़हन है कि जो हमारा इससे हम सेल करें, मंडी में भेजें, तो उनके साथ जो है वो किसी किस्म की बेईमानी ना हो। सही। तो इसलिए हालांकि वजन तो मेरे इसमें खुश्क हो रहा है और सोख भी आएगी, सही बात नुकसान है मेरा, सही बात लेकिन है। इसके बावजूद मैंने इसको खुश्क करवा के, तो मेरा इरादा है कि फिर हम इसको सही। सेल करें तो भी ठीक, और अगर हम इसको स्टोर करें तो भी उसमें कोई issue नहीं। अच्छा, अभी माशाल्लाह हम लोग खड़े हैं जी अंगूर के बाग में, तो इनके मुतालिक कुछ बताएं जी, इनकी वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं? अहमद भाई, ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, ये बेसिकली ये बाग नहीं है, ये आप ऐसे समझ लें कि ये मेरा ट्रायल है मेरा। सही। तो इसमें मैंने मुख्तलिफ वैरायटी पूरे पाकिस्तान से, मुझे जहाँ जहाँ से भी मुझे अच्छी वैरायटीज़ मिली, सही। तो वो मैंने ला के लगाई हैं। सही। और लगाई इसलिए कि मुझे उसके फल का भी पता लग सके और उसकी मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा हो, और उस हिसाब से फिर मैंने इंशाल्लाह आगे इसको बढ़ाने का मेरा प्रोग्राम है। सही। तो इसमें जो हमारे पास वैरायटी है, सुंदर खानी है, परलट है, थॉमसन है, क्रिम्जन है, और विट्रो ब्लैक है, नार्क ब्लैक है। तो इस तरीके से, यानी कि इसमें आप ऐसे समझ लें कि इसमें जो हमारा ग्रीन कलर का है वो भी है, इसमें येलो अंगूर जो हमारे पास आता है वो भी है, गोला जिसे हम कहते हैं छोटे साइज़ का। सही। मैं आपको उर्दू में जो हमारी है वो हाँ मैं जी। बता रहा हूँ, उसकी सही। वो भी है। उसके बाद इसमें एक ब्लैक कलर का अंगूर आता है, वो भी लगा हुआ है। एक हमारे पास रेड कलर का अंगूर आता है सही। मार्केट में, वो भी मेरे पास लगा हुआ है। एक जामनी कलर का आता है, वो भी लगा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ वैराइटीज़ लगी हुई हैं इनके, क्योंकि फ्रूटिंग का भी इनका फ़र्क होता है। कोई मानसून से पहले आ रहा होता है, कोई मानसून के बाद है, सही। कोई अर्ली है। तो वो मेरा था कि ट्रायल हो जाएगा, फिर ट्रायल के बाद जो है इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। आपने चीकू का भी वैसे सोचा है? क्योंकि इस एरिया में चीकू की भी थोड़ी बहुत ही मैंने पैदावार देखी, डूंगा बूंगा वाली साइड। चीकू का तो अभी तक नहीं है जी, लेकिन अंजीर मैंने लगाई है और आड़ू लगाए हैं, और आपके बैक साइड पे भी है ये अनार भी। अच्छा, वो जो सामने है, ठीक। सही। मतलब माशाल्लाह आपका बेहतरीन ये सेटअप है कि आप लवर हैं, ये कह सकते हैं इन चीज़ों की। कोशिश है एक, क्योंकि शहर में रहते हैं तो थोड़ी सी जगह से है कि हम अपनी जगह पे हैं, तो हमें हर किस्म का फ्रूट मिले। अभी आपको इधर यानी कि अमरूद भी मिलेगा, अंगूर भी मिलेगा, अनार भी मिलेगा, इंजीर भी मिलेगा, आड़ू भी मिलेगा। तो इस तरीके से फालसा भी मेरे पास कुछ लगा हुआ है, वो भी मिलेगा। सही। सीडलेस लेमन मेरे पास लगा हुआ है। अच्छा, इसमें ये बीज भी नहीं कोई वैरायटी होती है? सीडलेस लेमन, उसमें बीज नहीं होता, साइज उसका बहुत बड़ा होता है। जो हमारा आम लीमू मार्केट में आता है, जितने 4 लीमू मिले तो वो 1 लीमू बनता है। तो ये प्योर ऑर्गेनिक होता है या इसके अंदर कोई की होती है? प्योर ऑर्गेनिक उधर साथ लगे हुए, प्योर ऑर्गेनिक है, उसमें कोई किसी नहीं है, और उसमें सीड नहीं है। सही। मलेशियन सीडलेस उसे कहते हैं। चले सही, थैंक यू जी। इसका ये सारा सिट्रस है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मौसमी किन्नू फ्रूटर। सही। जैसे उस्मान साहब बता रहे थे हमें, तो वाकई आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। यहाँ पे फिर अंजीर देख रहे हैं आप। कोशिश की है, वो धुला रहे हैं, कोई अगर पकी हुई है तो माशाल्लाह।
नाज़रीन, जिस तरह उस्मान साहब ने बताया कि ये बेसिकली मौसमी है, मैं क्लोज जाता हूँ इसके। ये देखिए जी,